नमस्कार और नीति न्यूज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं वित्त वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट की। और देखिए, ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की बदलती सैन्य रणनीति, उसकी ताकत और दुनिया में उसके बढ़ते कद की पूरी कहानी कहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन नंबर्स के पीछे जो मतलब छिपा है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बजट भारत के भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहा है। तो पहली और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है इस बजट की थीम। जी। सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया तो ये साफ कर दिया कि फोकस 2 ही चीजों पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीक। और इसकी हेडलाइन भी दी गई है, रक्षा और रणनीति का महाकुंभ। ये शब्द महाकुंभ ये बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ पैसों का आवंटन नहीं है, बल्कि ये भारत की सैन्य शक्ति, जिसे हम हार्ड पावर कहते हैं, हाँ। और रणनीतिक स्वायत्ता को एक नई दिशा देने वाला रोड मैप है। रणनीतिक स्वायत्ता, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका सीधा सा मतलब है अपने फैसले खुद लेने की आजादी, बिना किसी बाहरी देश के दबाव के। अच्छा। आज दुनिया में जो उथल-पुथल मची हुई है, जिसे ग्लोबल फ्लक्स भी कहा जा रहा है, उसके बीच भारत ये साफ संदेश दे रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे। यानी ये एक तरह से सुपर पावर बनने की तैयारी है, लेकिन इस तैयारी के पीछे कोई खास वजह है? हाँ, और वो वजह बहुत अहम है। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। क्या है वो? पहला, हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। दूसरा, चीन और पाकिस्तान का एक साथ मिलकर चुनौती पेश करना। और तीसरा? और तीसरा, भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहना, जिसे कहते हैं फ्यूचर वॉरफेयर। इसमें तकनीक और एआई का बहुत बड़ा रोल होगा। कई एक्सपर्ट्स तो इसे वॉर बजट तक कह रहे हैं। क्या ये कहना सही होगा? देखिए, वॉर बजट शब्द थोड़ा आक्रामक लगता है। मैं इसे निवारण बजट यानी डिटरेंस बजट कहना ज्यादा पसंद करूंगा। मतलब? इसका मकसद युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि अपनी ताकत इतनी बढ़ा लेना है कि कोई हम पर हमला करने की सोचे भी नहीं। ये एक मजबूत संदेश है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना देगा? ये उस दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे मजबूत और निर्णायक कदम है। चलिए अब उस आंकड़े पर आते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। भारत का रक्षा बजट इस साल 7.85 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जी हाँ। ये भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी है। और इसे सिर्फ बढ़ोतरी कहना भी सही नहीं होगा। इसे कहा जा रहा है क्वांटम जंप। क्वांटम जंप? हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसे क्वांटम जंप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कई सालों से हम 5 से 7% की बढ़ोतरी देख रहे थे, जो ज्यादातर सिर्फ महंगाई की भरपाई करती थी। सेना का बजट असल में जस का तस रहता था। अच्छा, तो इस बार का जो लगभग 15% का उछाल है, वो सिर्फ महंगाई को कवर नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं। 15% की ये छलांग बताती है कि सरकार अब सिर्फ सेना के रखरखाव या मेंटेनेंस पर नहीं, बल्कि आक्रामक क्षमता निर्माण यानी एग्रेसिव कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर पैसा लगा रही है। तो ये एक मानसिकता में बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मानो अपना खजाना ही खोल दिया है। और ये कुल सरकारी खर्च का लगभग 14.61% है। ये किसी भी मंत्रालय को मिले बजट में सबसे ज्यादा है। सबसे जी ज्यादा। हाँ, और इसके पीछे ठोस रणनीतिक कारण है। हमारी सीमाओं पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। हिंद महासागर में हमें अपनी मौजूदगी मजबूत करनी है। और हमारी सेनाओं को सालों से आधुनिक हथियारों की तत्काल जरूरत थी। ये बजट उन सभी जरूरतों को एक साथ पूरा करने की कोशिश है। इसका असर क्या होगा? जाहिर है दुश्मनों के लिए तो एक कड़ा संदेश है ही। दुश्मनों के लिए संदेश तो है ही, साथ ही दुनिया के रक्षा बाजार में भारत का कद बहुत बढ़ जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहेंगी, और सबसे बढ़कर हमारे अपने घरेलू रक्षा उद्योगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। अगर हम पिछले 5 सालों के सफर को देखें तो ये कहानी और भी साफ हो जाती है। स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है वो लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालिए। 2021-22 में हमारा रक्षा बजट 4.48 लाख करोड़ था। और आज? और आज 2026-27 में ये 7.85 लाख करोड़ पर है। सिर्फ 5 सालों में बजट लगभग 2 गुना होने की कगार पर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि भारत की मस्क्यूलर विदेश नीति का एक आर्थिक सबूत है? मतलब हम सिर्फ कूटनीतिक बातें नहीं कर रहे, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पैसा भी लगा रहे हैं। आप इसे बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं।
ये दिखाता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा और हितों को लेकर कितना गंभीर है। और इसी ट्रेंड को देखते हुए एक दिलचस्प सवाल भी उठ रहा है। क्या 2030 तक भारत का रक्षा बजट 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा? 10 लाख करोड़, क्या ये संभव है? जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए हमारा अनुमान है कि ये 2030 से भी पहले, शायद 2028-29 तक ही संभव हो सकता है। इस लगातार बढ़ोतरी के पीछे क्या वजहें काम कर रही हैं? कई वजह हैं। एक तो सरकार रक्षा बजट को जीडीपी के अनुपात में सुधारने की कोशिश कर रही है। दूसरा, हमें चीन और पाकिस्तान यानी दो मोर्चों पर युद्ध की तैयारी करनी है। टू फ्रंट वॉर। जी, हमारी सेनाओं का विस्तार हो रहा है और सबसे बड़ी बात, हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफी खर्च होता है। और जाहिर है इसका असर हमारी सेनाओं पर भी पड़ता होगा। बहुत बड़ा असर। जब इतना पैसा आता है तो सेना लंबी अवधि की योजनाएं बना पाती है। उन्हें पता होता है कि 5 साल बाद कौन सा जहाज या कौन सा जेट खरीदना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बिल्कुल। इससे सेना का मनोबल बढ़ता है और दुनिया की बड़ी रक्षा कंपनियां भारत को एक भरोसेमंद खरीदार के तौर पर देखती हैं। तो बजट का ट्रेंड साफ दिखा रहा है कि खर्च लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस साल का जो 15% का असाधारण उछाल है, वो कुछ अलग कहानी कहता है। सही कहा। ये सिर्फ ट्रेंड का हिस्सा नहीं लगता, ये एक प्रतिक्रिया है। और जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया था, ये प्रतिक्रिया एक खास घटना से जुड़ी है, ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल। इस भारी भरकम बजट के पीछे सिर्फ सामान्य आधुनिकीकरण का विचार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी सैन्य तैयारियों की कुछ ऐसी कमियों को उजागर किया, अच्छा। जिन्हें दूर करने के लिए सरकार को तुरंत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब हमारे एक व्यापारिक जहाज को बंधक बनाने की कोशिश हुई, तो हमारी नेवी ने जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन उस दौरान महसूस हुआ कि हमारी सेना को कुछ बेहद जरूरी उपकरणों और गोला बारूद की कमी है। ओ। उस ऑपरेशन ने हमारी सप्लाई चेन और आपातकालीन तैयारियों की, कह सकते हैं, पोल खोल दी। अच्छा, तो ये एक तरह का वेकअप कॉल था। आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरा गेम ही बदल दिया। उसने हमें सिखाया कि युद्ध कभी भी बिना किसी चेतावनी के हो सकता है। और हमें हर पल तैयार रहना होगा। जी, हमारी तैयारी हाई रेडीनेस के स्तर की होनी चाहिए। इसीलिए अब ये बजट पीस टाइम यानी शांति काल का नहीं, बल्कि रेडी फॉर वॉर यानी युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहने का बजट है। और इसी वजह से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यानी आपातकालीन खरीद पर जोर दिया जा रहा है। जी, उस ऑपरेशन के दौरान महसूस हुआ कि हमारे वॉर रिजर्व्स यानी युद्ध के लिए जमा किया गया गोला बारूद और जरूरी सामान उम्मीद से कम था। सीमाओं पर हालात तेजी से बदल सकते हैं और हमें तुरंत जवाब देने की क्षमता चाहिए। तो ये बजट उन कमियों को भर रहा है। बिल्कुल। इस बजट का बड़ा हिस्सा उन्हीं कमियों को भरने पर केंद्रित है। इसका सीधा असर हमारी सेना की ऑपरेशनल क्षमता पर दिखेगा और दुश्मन के मन में एक अनिश्चितता पैदा करेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी अंदरूनी घटना ने हमें तैयार किया, और जैसा कि आपने कहा, दुनिया में भी हालात काफी अस्थिर हैं। बहुत अस्थिर है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इसी अस्थिर वैश्विक गतिशीलता का जिक्र किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हम पुराने गठबंधनों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। हम्म। आज के दौर में देश सप्लाई चेन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा हमने सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में देखा। हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा है और आर्थिक प्रतिबंधों का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में भारत क्या कर रहा है? ऐसे में भारत रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपना रहा है, यानी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन अब हम सिर्फ सेल्फ रिलायंस से आगे बढ़कर ग्लोबल रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। रेजिलियंस यानी लचीलापन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाएंगे कि दुनिया के किसी भी झटके को सह सकें। अच्छा। अगर कहीं युद्ध छिड़ जाए या कोई सप्लाई चेन टूट जाए, तो भारत पर उसका असर ना हो और साथ ही हम दूसरे मित्र देशों के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर बन सकें। तो इस उथल-पुथल में भारत के लिए एक मौका भी छिपा है। बिल्कुल। अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाता है, तो वह इस अस्थिर दुनिया में एक स्थिर ध्रुव यानी स्टेबल पोल बन सकता है। और इसका फायदा? दुनिया के निवेशक भारत को एक सुरक्षित ठिकाना मानेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी बात का वजन और हमारी बार्गेनिंग पावर दोनों में जबरदस्त इजाफा होगा। तो जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल है और हमें अपनी ताकत भी बढ़ानी है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 7.85 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आखिर खर्च का होगा? ये पैसा जाएगा कहाँ? चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं, क्योंकि यहीं पर इस बजट की असली रणनीति छिपी है।
ये पैसा मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार पेंशन और वेतन के अलावा पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत जोर दिया गया है। स्क्रीन पर जो पाई चार्ट दिख रहा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा 27.95% इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है नए हथियार, नए जहाज, नए फाइटर जेट और नई तकनीक की खरीद। अच्छा। इसके बाद दूसरे नंबर पर है पे एंड अलाउंसेस यानी सेवारत सैनिकों का वेतन, जो 26.40% है। और फिर 21.84% हिस्सा पेंशन पर खर्च होगा। लेकिन पेंशन का बोझ तो अभी भी काफी ज्यादा लग रहा है, लगभग 22%। हाँ, पेंशन का बोझ एक चुनौती है, लेकिन असली कहानी कैपेक्स के हिस्से में छिपी है। इस हिस्से का बढ़कर लगभग 28% हो जाना ये दिखाता है कि सरकार अब भविष्य की सेना बनाने पर फोकस कर रही है। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है? जी, आधुनिकीकरण और पेंशन जैसी जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश है। इस आवंटन का मकसद क्या है? मकसद साफ है। पहला, सेना का आधुनिकीकरण। दूसरा, ऑपरेशंस के लिए पर्याप्त पैसा देना ताकि ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति दोबारा ना आए। और तीसरा, हमारे पूर्व सैनिकों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना। इससे भविष्य में नई रेजिमेंट्स बनाने, सीमा पर सड़कें और बंकर बनाने और सबसे जरूरी रक्षा अनुसंधान यानी R&D को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसे लेकर रक्षा विशेषज्ञ सबसे ज्यादा उत्साहित है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। जी, जैसा कि आपने बताया, इसका मतलब है नए हथियार और उपकरण। जी हाँ। ये आंकड़ा पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ से बढ़कर अब 2.19 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और आम भाषा में इसका मतलब? आम भाषा में इसका मतलब है हमारी सेनाओं के हाथ में ज्यादा ताकत, ज्यादा नए और घातक हथियार। तो ये पैसा तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना में कैसे बढ़ेगा? ये पैसा तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च होगा। सालों से जो पुराने पड़ चुके उपकरण थे, उन्हें बदला जाएगा। हमारे और हमारे दुश्मनों के बीच जो टेक्नोलॉजी का गैप बन रहा था, उसे पाटने के लिए ये पैसा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर एक और दिलचस्प टर्म का जिक्र हो रहा है, टीथ टू टेल रेशियो। ये क्या है? ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझिए कि एक शेर के लिए उसके दांत और पंजे उसके टीथ हैं, यानी उसकी लड़ने की क्षमता। ठीक है। और उसका बाकी शरीर जो उसे जिंदा रखता है, वो टेल है। अगर शेर बहुत मोटा हो जाए और उसके दांत छोटे रह जाएं, तो वो शिकार नहीं कर सकता। सेना के साथ भी यही होता है। मतलब सेना का आकार बड़ा हो, लेकिन लड़ने वाले सैनिक और हथियार कम हों तो फायदा नहीं। बिल्कुल। ये बजट सेना को और ज्यादा दांत देने की कोशिश है, न कि सिर्फ उसका आकार बढ़ाने की। ये लड़ाकू क्षमता टीथ को लॉजिस्टिक्स और प्रशासन टेल से ज्यादा मजबूत कर रहा है। और इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि ज्यादातर हथियार देश में ही बने। तो अगर हम ठोस चीजों की बात करें तो इस 2.19 लाख करोड़ रुपए से हमें क्या मिलता हुआ दिख सकता है? क्या हमें आसमान में ज्यादा फाइटर जेट्स दिखेंगे? हाँ, बिल्कुल। इस पैसे से वायुसेना के लिए नए फाइटर जेट्स और ड्रोन्स खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। और नौसेना के लिए? नौसेना के लिए नई पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का काम तेज होगा। और थल सेना को नए आधुनिक टैंक, तोपें और सैनिकों के लिए नए असॉल्ट राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेंगे। तो संक्षेप में हमारी सेना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनने वाली है। ताकतवर, आधुनिक और घातक बनेगी। तो रक्षा बजट में जो ये भारी बढ़ोतरी हुई है, इसका पैसा आखिर जाएगा कहाँ? सोर्सेज बताते हैं कि फोकस अब सिर्फ फौज की गिनती बढ़ाने पर नहीं है, नहीं, बल्कि उसे स्मार्ट और कह सकते हैं घातक यानी लीथल बनाने पर है। एक तरह से एक हाईटेक शॉपिंग लिस्ट तैयार की गई है। अच्छा। इसमें 4 बड़े एरिया हैं। एयरफोर्स के लिए नेक्स्ट जेन फाइटर एयरक्राफ्ट्स, नेवी के लिए नए वॉरशिप्स और पनडुब्बियां, आर्मी के लिए स्पेशल सैन्य वाहन, और एक एरिया जिस पर शायद सबसे ज्यादा जोर है, ड्रोन्स। हाँ, ड्रोन्स और यूएवीज जैसे मानव रहित सिस्टम्स। बिल्कुल। और ये सिर्फ हथियारों की एक लिस्ट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। हर खरीदारी का एक मकसद है। एकदम। जैसे नेक्स्ट जेन फाइटर जेट्स का लक्ष्य है एयर सुपीरियॉरिटी, मतलब आसमान में अपना ऐसा दबदबा जिससे कोई चुनौती ना दे सके। और हिंद महासागर। नए जहाजों और पनडुब्बियों का मकसद हिंद महासागर में नेवल डोमिनेंस स्थापित करना है। और ड्रोन्स और स्पेशल व्हीकल्स का काम होगा बॉर्डर की निगरानी को अभेद्य बनाना।
और सर्जिकल स्ट्राइक की क्षमता को और बढ़ाना। हाँ, और तेज और सटीक बनाना। और जाहिर है जब इस लेवल की क्षमताएं आती हैं तो इसके परिणाम भी दूरगामी होते हैं। बिल्कुल। इसका सीधा असर तो पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे सामरिक संतुलन पर पड़ेगा। भारत को एक बढ़त मिलेगी। हाँ, लेकिन इसका एक और एंगल भी है। रक्षा निर्यात। सही पकड़ा। जब हम ऐसी हाईटेक चीजें बनाते हैं या खरीदते हैं तो भविष्य में इन्हें दूसरे देशों को बेचने के रास्ते भी खुलते हैं। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी तो है। हाँ, उससे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है। और यहीं पर हमें एक बड़ा ट्रेंड शिफ्ट देखने को मिल रहा है ना। बिल्कुल। पहले की लड़ाइयों की तैयारी में बड़े बड़े टैंकों और भारी भरकम तोपों पर जोर होता था। वो सोच अब बदल रही है। जैसे कि ड्रोन्स और गाइडेड मिसाइलें। ये पुराने जमाने की ब्रूट फोर्स से हटकर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्जिकल स्ट्राइक्स की तैयारी है। आपने स्मार्ट हथियारों की बात की तो सवाल ये उठता है कि इन हथियारों का दिमाग कहाँ से आता है। जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और बजट को देखें तो लगता है सरकार इसी दिमाग पर सबसे बड़ा दांव लगा रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 11 बार एआई शब्द का जिक्र किया। 11 बार। साफ है कि एआई अब डिफेंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। सही कहा। एआई को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देखना। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब अगर आपके पास 100 सैनिक हैं तो एआई उन्हें 1000 सैनिकों जितनी ताकत और समझदारी दे सकता है। अच्छा। यह हर सैनिक के साथ एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट भेजने जैसा है। इसके 2 मुख्य काम होंगे। क्या? पहला, निगरानी यानी सर्वेलेंस को इतना स्मार्ट बनाना कि कोई भी हरकत छिपी न रहे। और दूसरा, फैसला लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग को कई गुना तेज करना। तो मतलब डेटा ड्रिवन युद्ध, ऑटोमेटिक हथियार, दुश्मन की चाल का अंदाजा लगाना, ये सब एआई करेगा? बिल्कुल, ये सब एआई के ही काम होंगे। तो अगर हम फायदों की सीधी सीधी बात करें तो इससे हमारी सेना की फैसला लेने की रफ्तार में जबरदस्त तेजी आएगी। और जंग में तो सेकंड्स का फर्क होता है। बिल्कुल। दूसरा, मानव रहित युद्ध यानी अनमैन्ड वॉरफेयर, जिसमें ड्रोन्स और रोबोट्स लड़ते हैं, उसमें भारत को एक बड़ी बढ़त मिलेगी। और शायद सबसे जरूरी बात, चीन? हाँ, ये चीन की बढ़ती एआई क्षमताओं को सीधे तौर पर चुनौती देगा, जिससे इस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बना रहेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव छिपा है। भारत अब तक हार्डवेयर की लड़ाई पर फोकस करता था। बेहतर टैंक, बेहतर बंदूकें। यहीं पर एक सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या भारत किलर रोबोट्स बना रहा है? देखिए, आधिकारिक तौर पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऑटोनोमस लीथल वेपन्स, मतलब ऐसे हथियार जो बिना इंसानी कमांड के खुद टारगेट चुनकर हमला कर सके? हाँ, उस पर रिसर्च चल रही है, ये बात तो साफ है। अच्छा, ये जितने भी आधुनिक हथियार हैं, चाहे वो मिसाइल हो, रेडार हो या फाइटर जेट, ये 2 चीजों के बिना बन ही नहीं सकते। पहली है सेमीकंडक्टर चिप्स और दूसरी है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये आधुनिक रक्षा उत्पादन की रीढ़ की हड्डी हैं। और इसीलिए इस बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मिशन पर इतना जोर दिया गया है। और इसके पीछे का मकसद सिर्फ आत्मनिर्भर भारत नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कारण है, चीन। बिल्कुल। आज की तारीख में इन दोनों ही चीजों के लिए दुनिया और भारत भी काफी हद तक चीन पर निर्भर है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। बहुत बड़ा। सरकार इसी निर्भरता को खत्म करना चाहती है। इसके लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मिशन को तेज करना और कस्टम ड्यूटी में छूट जैसे कदम। हाँ, इन जरूरी खनिजों के आयात पर लक्ष्य एक ही है, चीन पर से निर्भरता को शून्य पर लाना। ये इतने जरूरी क्यों है, इसे थोड़ा और समझते हैं। एक मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचाने वाला जो गाइडेंस सिस्टम है, वो बिना चिप्स और रेयर अर्थ के नहीं बन सकता। हमारे सैनिकों के सैटेलाइट फोन, दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम करने वाले जैमर्स, ये सब इन्हीं पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तो कल्पना भी इनके बिना नहीं की जा सकती। तो असल में ये आत्मनिर्भर भारत की नींव के पत्थर हैं। देखिए, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री या व्यापार का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। क्यों? चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ सप्लायर है। वो चाहे तो इसकी सप्लाई रोककर किसी भी देश की डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकता है। वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। भारत अब इसी जोखिम को खत्म करने के लिए अपनी खुद की सप्लाई चेन बना रहा है। अब बजट के जरिए भारत की विदेश नीति को समझते हैं। पड़ोस प्रथम यानी नेबरहुड फर्स्ट की नीति सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि आंकड़ों में भी साफ दिख रही है। अच्छा, कैसे? विदेश मंत्रालय के बजट में सबसे ज्यादा सहायता भूटान को दी गई है। कितना? करीब 2288 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर नेपाल है,
जिसे 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसा इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पुल और दूसरे विकास के कामों पर खर्च होगा। और इस मदद के पीछे गहरे रणनीतिक कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है इस पूरे इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करना। चीन इन देशों में भारी निवेश कर रहा है। और भारत उसे काउंटर करने के लिए अपनी मदद बढ़ा रहा है। दूसरा, इन देशों के साथ मिलकर हाइड्रो पावर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना। और तीसरा, हमारे जो पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं उन्हें और मजबूत करना। लेकिन इस निवेश का सीधा रिश्ता भारत की अपनी सुरक्षा से भी है। कैसे? भूटान और नेपाल हमारे लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं है, वे उत्तर पूर्व भारत की सुरक्षा के लिए एक बफर स्टेट का काम करते हैं। मतलब एक सुरक्षा कवच की तरह? हाँ, चीन और भारत के बीच। तो इस सहायता के जरिए भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि ये बफर मजबूत रहे और इन देशों का झुकाव हमारी तरफ बना रहे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक पहलू है। क्या? भूटान भारत का एकमात्र ऐसा पड़ोसी है जिसके चीन के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। बहुत बड़ी। तो ये जो इतना बड़ा निवेश भूटान में किया जा रहा है वो असल में इसी रणनीतिक बफर को और मजबूत करने के लिए है, ताकि इस क्षेत्र में चीन कोई सेंध ना लगा पाए। लेकिन इसी बजट में पड़ोसियों को लेकर एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा भी है, हाँ। और वो है बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता में भारी कटौती। अच्छा। अगर हम आंकड़े देखें तो 2025-26 में बांग्लादेश को 120 करोड़ की मदद दी गई थी। और इस साल? इस साल 2026-27 के लिए इसे घटाकर सिर्फ 60 करोड़ कर दिया गया है। मतलब सीधी सीधी 50% की कटौती। हाँ, 50%। इस कटौती के पीछे कई मतलब निकाले जा रहे हैं और ये असल में भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है कि अब सहायता बिना शर्त नहीं होगी। बिल्कुल। इसे सीधे तौर पर भारतीय हितों और पार्टनर देश के व्यवहार से जोड़ा जा रहा है। हो सकता है ये बांग्लादेश में चल रही कुछ भारत विरोधी गतिविधियों पर भारत की नाराजगी का संकेत हो, या फिर ये एक संदेश हो कि संबंधों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी की शुरुआत भी कह सकते हैं। तो इसका कूटनीतिक संदेश बहुत साफ है। ये ढाका के लिए एक सीधा मैसेज है। और सिर्फ ढाका के लिए नहीं। हाँ, ये भारत के दूसरे पड़ोसियों के लिए भी एक चेतावनी है। संदेश ये है कि दोस्ती और मदद एक तरफा नहीं हो सकती। भारतीय हितों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। बिल्कुल। तो बजट के आंकड़ों में छिपी ये कटौती असल में एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है। भारत बिना शोर शराबे के अपने एक्शन से ये बता रहा है कि उसकी नीतियां बदल रही हैं और ज्यादा यथार्थवादी हो रही हैं। हाँ, हालांकि ये स्थिति काफी जटिल है, लेकिन इतना तय है कि भारत अपनी विदेश नीति को और ज्यादा अपने हितों पर केंद्रित कर रहा है। विदेश नीति में एक और बड़ा बदलाव ईरान को लेकर दिख रहा है। चाबहार पोर्ट? हाँ, भारत की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी चाबहार पोर्ट। इस पोर्ट के लिए इस बजट में 0 यानी 0 रुपए का आवंटन किया गया है। 0? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। एक समय था जब इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब और मध्य एशिया का गेटवे माना जाता था, लेकिन अब लगता है सरकार ने इससे हाथ खींच लिए हैं। इस यू टर्न के पीछे कई बड़ी वजह हैं। पहली तो अमेरिका ने ईरान पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। भारत उनका उल्लंघन नहीं करना चाहता। बिल्कुल। दूसरा, पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे वहां निवेश करना खतरनाक हो गया है। और शायद फायदा भी उतना नहीं मिल रहा था। सही बात है। तीसरा कारण वही है कि भारत को इस निवेश से उतने फायदे नहीं मिल रहे थे जितनी उम्मीद थी। और चौथा, भारत अब IMEEC जैसे वैकल्पिक रास्तों पर फोकस कर रहा है। इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर? हाँ, जो अमेरिका द्वारा समर्थित है। इस फैसले का असर तो जरूर पड़ेगा। मध्य एशिया के देशों तक हमारी सीधी पहुंच का जो सपना था उसे झटका लगा है। और अब हमें चीन और ईरान के बीच बढ़ते रिश्तों पर और भी पैनी नजर रखनी होगी। और ये फैसला भारतीय विदेश नीति में एक स्पष्ट पश्चिमी झुकाव का भी संकेत देता है। रणनीति बहुत साफ है। भारत अब किसी डेड इन्वेस्टमेंट में और पैसा नहीं फंसाना चाहता। एक प्रैक्टिकल फैसला है, भावनात्मक नहीं। क्षेत्र की, जिसे हम आम तौर पर कूटनीति से नहीं जोड़ते। कपड़ा उद्योग? हाँ, टेक्सटाइल। ये बजट बताता है कि टेक्सटाइल अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि कूटनीति का एक बड़ा हथियार बन रहा है, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ। अच्छा, वो कैसे? भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सहमर्थ 2.0 जैसी योजनाओं के जरिए एक बड़ी तैयारी कर रहा है। इस तैयारी का मकसद क्या है? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को यूरोपियन यूनियन से एक खास दर्जा मिला हुआ है, GSP+। एक मिनट, ये GSP+ आखिर है क्या और ये इतना बड़ा फायदा क्यों है? GSP+
यूरोपियन यूनियन की एक स्कीम है जो विकासशील देशों को उनके बाजार में बिना किसी टैक्स या बहुत कम टैक्स पर अपना सामान बेचने की इजाज़त देती है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए ये एक लाइफलाइन की तरह है। बिल्कुल, क्योंकि इससे उनका माल यूरोप में सस्ता बिकता है और भारत अब इसी एडवांटेज को चुनौती दे रहा है। रणनीति दो तरफा है। हाँ, एक तरफ मेगा टेक्सटाइल पार्क्स और समर्थ 2.0 जैसी योजनाओं से अपने उत्पादन की क्वालिटी और मात्रा बढ़ाना। और दूसरी तरफ ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी वही जीरो टैक्स वाला एक्सेस हासिल करना। तो जब भारतीय प्रोडक्ट्स भी बिना टैक्स के ईयू मार्केट में पहुंचेंगे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का एकाधिकार अपने आप टूट जाएगा। और इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। भारत का लक्ष्य ईयू के विशाल टेक्सटाइल मार्केट पर कब्जा करना है इससे देश में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। और भारतीय निर्यातकों को एक बराबर का मौका मिलेगा। बिल्कुल, एक लेवल प्लेइंग फील्ड। और साथ ही ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाओं पर एक रणनीतिक दबाव भी बनाएगा। ये मेक इन इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की एक आक्रामक नीति है। इसका एक दिलचस्प आर्थिक राजनीतिक पहलू भी है। हाँ, कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का दर्जा कुछ वैश्विक एजेंडों का समर्थन करने के बदले में एक तरह की रिश्वत के तौर पर मिला था। और भारत अब उस खेल को बदल रहा है। अपनी आर्थिक ताकत, बेहतर क्वालिटी और व्यापार समझौतों के बल पर ये शुद्ध रूप से इकोनॉमिक हार्डबॉल है। और आखिर में बात करते हैं ऊर्जा सुरक्षा की। आज के दौर में किसी भी देश की रणनीतिक स्वायत्तता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कितना आत्मनिर्भर है। बिल्कुल। इस बजट में परमाणु ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज के लिए जरूरी कच्चे माल पर टैक्स में छूट दी गई है। लक्ष्य साफ है, पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन के लिए विदेशी निर्भरता को कम करना। इसके लिए कुछ बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा से जुड़े सामान के आयात पर 2035 तक इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दे दी गई है। और ईवीज के लिए सबसे जरूरी चीज यानी लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को देश में ही बढ़ावा दिया जा रहा है। और न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम जैसे ईंधन का क्या? उसके लिए कनाडा जैसे भरोसेमंद देशों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। इन सब का बड़ा लक्ष्य है 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाना। इन कदमों का फायदा सिर्फ पर्यावरण को नहीं होगा। नहीं, जब हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी और देश को 24 घंटे स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। हम ऊर्जा के क्षेत्र में सही मायनों में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। यहाँ भविष्य का एक बड़ा संकेत छिपा है। माना जा रहा है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ जमीन या हथियारों के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा और बैटरी के लिए लड़े जाएंगे। बिल्कुल, जिसके पास अपनी ऊर्जा होगी वही असली ताकतवर होगा। भारत आज से ही उस भविष्य के लिए अपने संसाधनों को सुरक्षित कर रहा है। यहीं पर एक सवाल आता है कि क्या भारत परमाणु ऊर्जा में कोई बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला है? बजट के संकेत तो यही कहते हैं कि सरकार न्यूक्लियर पावर को भविष्य के लिए एक बेस लोड यानी सबसे भरोसेमंद ऊर्जा का स्रोत मानकर चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से। अब तक एआई का इस्तेमाल ज्यादातर सीमाओं की सुरक्षा या हाईटेक इंडस्ट्री में होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसे देश की बुनियाद में डाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अब फोकस है शासन, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर। और इसी दिशा में एक बड़ा कदम है भारत विस्तार प्रोजेक्ट। देखिए, भारत विस्तार को सिर्फ एक और एआई टूल की तरह देखना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये असल में भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक, हमारी भाषाई विविधता को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश है। मतलब एक ऐसा एआई जो सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि तमिल, बंगाली, मराठी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी काम कर सके। बिल्कुल, इसका सीधा मकसद है देश की उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उन लोगों को भी जोड़ना जो भाषा की वजह से अब तक डिजिटल दुनिया से कह सकते हैं बाहर थे। और इसे हर किसी तक पहुंचाने का जो जरिया है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। इसे ऐसे समझिए जैसे सरकार ने सड़कें और हाईवे बनाए ताकि कोई भी अपनी गाड़ी चला सके। अच्छा, वैसे ही ये डिजिटल हाईवे हैं। यूपीआई पेमेंट के लिए एक डिजिटल हाईवे बना तो फिनटेक क्रांति हो गई, और आधार पहचान के लिए बना तो सरकारी सेवाएं सीधे लोगों तक पहुंचने लगी। तो अब एआई के लिए ऐसा ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। हाँ, ताकि कोई भी डेवलपर, कोई भी कंपनी, कोई भी किसान इस पर अपने मतलब के टूल्स बना सके और इस्तेमाल कर सके।
कृषि क्षेत्र में इसका सबसे ठोस उदाहरण एग्री स्टैक के रूप में सामने आ रहा है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एआई किसानों की मदद करेगा, लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत से जुड़ा है? ये सबसे जरूरी सवाल है। भारत में करोड़ों छोटे किसान हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी उन तक वाकई पहुंच पाएगी? सिद्धांत तो यही है कि एग्रीस्टैक के जरिए किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी, और मिट्टी की सेहत का रियल टाइम विश्लेषण और सैटेलाइट डेटा से ये पता चलेगा कि फसल को कब और कितना पानी या खाद देना है। मतलब खेती अंदाजे से नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर होगी, जिसे प्रिसिजन फार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल, बर्बादी कम और पैदावार ज्यादा। लेकिन इसमें असली चुनौती टेक्नोलॉजी बनाने की नहीं, बल्कि उसे देश के आखिरी किसान तक पहुंचाने की होगी। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। क्या एक छोटे किसान के पास वो स्मार्टफोन, वो नेटवर्क और वो ट्रेनिंग है कि वो उस डेटा को समझकर इस्तेमाल कर सके? इसीलिए बजट में अपस्किलिंग पर इतना जोर है। टेक्नोलॉजी और इंसान की काबिलियत दोनों को साथ साथ आगे बढ़ाना होगा। तो एक तरफ एआई को अंदरूनी व्यवस्था सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इसे सिर्फ अमीरों का खिलौना न बनाकर एक पब्लिक गुड बनाने की सोच है। हाँ, ये डिजिटल इंडिया 2.0 का विजन लगता है। जहां फोकस सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन देने पर नहीं, बल्कि उस कनेक्शन से इंटेलिजेंस और अवसर पैदा करने पर है। सही कहा। लेकिन इस विजन के साथ वो पुराना डर भी जुड़ा है, क्या एआई से नौकरियां जाएंगी? ये सवाल तो हमेशा उठता है। जो स्रोत हमने देखे वो एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। उनका तर्क है कि नौकरियां खत्म नहीं होंगी, उनका स्वरूप बदलेगा। जैसे कंप्यूटर आने पर हुआ था। बिल्कुल, टाइपिस्ट की नौकरी गई, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटा एनालिस्ट जैसी लाखों नई नौकरियां पैदा हुई। एआई भी कुछ रूटीन काम खत्म करेगा, लेकिन एआई मॉडल बनाने, उन्हें ट्रेन करने और मैनेज करने के लिए नए तरह के रोजगार भी बनाएगा। तो देश के अंदर अर्थव्यवस्था को एआई से बदलने की ये योजना तो समझ आती है, लेकिन आज की दुनिया में कोई भी देश सिर्फ अपनी चारदीवारी के अंदर सुरक्षित नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। वैश्विक मंदी की आहट है, ट्रेड वॉर चल रहे हैं। ऐसे में इस बजट में एक आर्थिक सिद्धांत दिखता है जो इन बाहरी खतरों से देश को बचाने के लिए एक कवच की तरह काम करता है। और उस कवच की बुनियाद 3 स्तंभों पर रखी गई है, जिसे बजट की आत्मा भी कहा गया है। वो कौन से 3 स्तंभ है? पहला आर्थिक विकास यानी ग्रोथ, दूसरा मानव संसाधन मतलब हमारे स्किल्ड लोग, और तीसरा सामाजिक न्याय यानी विकास का लाभ सब तक पहुंचे। और ये तीनों अलग-अलग नहीं है। नहीं, एक दूसरे से जुड़े हैं। ग्रोथ तभी होगी जब हमारे पास स्किल्ड लोग होंगे, और वो व्यवस्था तभी स्थिर रहेगी जब विकास का फायदा समाज के हर तबके को मिलेगा। ये कवच असल में काम कैसे करता है? इसमें घरेलू मांग और जनसांख्यिकीय लाभांश जैसे शब्दों का बहुत जिक्र है। देखिए, घरेलू मांग या डोमेस्टिक डिमांड ये भारत का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। हमारे पास 140 करोड़ लोगों का अपना बाजार है। अगर अमेरिका या यूरोप में मंदी आती भी है, तो हमारे देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की इतनी खपत है कि हमारी आर्थिक गाड़ी चलती रहती है। और जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड? ये हमारी दूसरी बड़ी ताकत है, हमारी युवा आबादी। आज भारत में काम करने वाली उम्र के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये आबादी उत्पादन भी करती है और खपत भी। हाँ, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। ये लाभांश तभी तक फायदा है जब तक इन युवाओं के पास रोजगार और सही स्किल्स हैं। अगर नहीं, तो यही आबादी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। तो रणनीति ये है कि आंतरिक विकास पर दांव लगाया जाए। बिल्कुल। जब बाकी दुनिया बाहरी झटकों से जूझ रही है, भारत अपनी अर्थव्यवस्था की नींव को इतना मजबूत कर रहा है कि बाहरी उथल-पुथल का असर कम से कम हो। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता का आर्थिक मॉडल है। हाँ, कह सकते हैं। ये आइसोलेशन या दुनिया से कट जाना नहीं है, ये अपनी बुनियाद मजबूत करना है ताकि आप दुनिया के साथ बराबरी की शर्तों पर जुड़ सकें। तो क्या भारत वैश्विक मंदी से बच पाएगा? स्रोतों का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत की स्थिति काफी हद तक सुरक्षित है। हमारा आर्थिक इंजन हमारे अपने उपभोक्ता और उद्योग हैं। ये आंतरिक आर्थिक मजबूती तो ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह तभी काम करेगी जब हमारे व्यापार के रास्ते सुरक्षित हो। और भारत का ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। हाँ, और यहीं पर हिंद महासागर की भूमिका सामने आती है, और रक्षा बजट में नौसेना के लिए जो बढ़ावा आवंटन है, वो इसी तरफ इशारा करता है। ये आवंटन एक बहुत साफ संकेत है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन में अपनी भूमिका को अब सिर्फ एक तटीय देश के तौर पर नहीं, बल्कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देख रहा है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इसका मतलब क्या हुआ? क्या भारत हिंद महासागर का एक तरह से पुलिसमैन बन रहा है?
पुलिसमैन शायद सही शब्द ना हो, लेकिन क्षेत्र का जिम्मेदार संरक्षक कह सकते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि भारत न केवल अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में व्यापार के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी ले रहा है, चाहे वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं से निपटना हो या फिर मालदीव, मॉरिशस जैसे मित्र देशों की मदद करना हो। हाँ, उनकी निगरानी क्षमता को बढ़ाना हो। ये एक लीडर की भूमिका है। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती जाहिर तौर पर चीन की बढ़ती मौजूदगी है। उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का अक्सर जिक्र होता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की वो रणनीति है जिसके तहत वो हिंद महासागर में बंदरगाहों और सैनिक ठिकानों का एक नेटवर्क बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है? भारत इसका जवाब सिर्फ युद्धपोत तैनात करके नहीं दे रहा, बल्कि कूटनीति और साझेदारी से दे रहा है। पड़ोसी द्वीपीय देशों में विश्वास बनाकर उनकी सुरक्षा और विकास में मदद करके भारत एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। तो ये सैन्य शक्ति और कूटनीति का मिलाजुला खेल है। बिल्कुल। इस क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व कितना बड़ा है, इसे एक तथ्य से समझा जा सकता है। हाँ, कि दुनिया का लगभग 70 से 80% तेल व्यापार इसी हिंद महासागर से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था थम जाएगी। एशियाई राजनीति को दिशा देगा। भारत इस हकीकत को समझता है और अपनी नौसैनिक क्षमता को उसी हिसाब से तैयार कर रहा है। तो अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें तो एक तरफ देश के अंदर आर्थिक मजबूती, दूसरी तरफ हिंद महासागर में सैन्य शक्ति, लेकिन एक तीसरा आयाम भी है जिसे स्मार्ट पावर कहा जा रहा है। हाँ, और ये सिर्फ तोप और टैंक की बात नहीं है। क्या है ये स्मार्ट पावर? स्मार्ट पावर एक 360 डिग्री अप्रोच है। ये हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक पावर का एक संतुलित मिश्रण है। हार्ड पावर तो हो गई सैन्य ताकत। हाँ, और सॉफ्ट पावर यानी अपनी संस्कृति और कूटनीति से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। और फिर है इकोनॉमिक पावर यानी आर्थिक ताकत। इससे अगर हम आंकड़ों से समझें तो 7 करोड़ 85 लाख करोड़ का रक्षा बजट हमारी हार्ड पावर का प्रतीक है। हाँ, ये वो तलवार है जो दुश्मन को किसी भी दुस्साहस से रोकती है। और सॉफ्ट पावर? उसका उदाहरण है भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को दी जाने वाली विकास सहायता। ये उपहार या दोस्ती का हाथ है। जब आप किसी देश के विकास में मदद करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं देते, आप भरोसा और प्रभाव भी कमाते हैं, जो किसी भी सैन्य समझौते से ज्यादा मजबूत हो सकता है। बिल्कुल। और तीसरा इकोनॉमिक पावर, जो टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर जोर देने से आती है। हाँ, जब आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो दुनिया में आपकी बात का वजन अपने आप बढ़ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करते हैं। हाँ, मजबूत अर्थव्यवस्था से आप अपनी सेना को आधुनिक बना सकते हैं। सैन्य सुरक्षा से आर्थिक निवेश के लिए सुरक्षित माहौल बनता है और सॉफ्ट पावर इन दोनों के लिए रास्ते खोलती है। इसी को व्यापक राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। बिल्कुल। तो इसका बड़ा लक्ष्य एक बहुध्रुवीय विश्व यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक मजबूत और सम्मानित ध्रुव बनना है। एक ऐसा देश जो अपने हितों की रक्षा भी कर सके और वैश्विक मंच पर अपनी बात भी रख सके। एक विश्लेषण ने इसकी तुलना चाणक्य नीति से की है। एक हाथ में तलवार, दूसरे में उपहार। हाँ, संतुलन ही असली ताकत है और ये बजट इसी संतुलन को साधने की कोशिश है। सिर्फ सैन्य शक्ति पर खर्च करना आपको आक्रामक बना सकता है और सिर्फ सॉफ्ट पावर पर निर्भर रहना आपको कमजोर। तो असली प्रभाव दोनों के सही मिश्रण से ही आता है। सही कहा। तो अगर हम अब इन सभी बिंदुओं को एक साथ रखकर देखें, देश के अंदर एआई का विस्तार, बाहरी झटकों के लिए आर्थिक कवच, समुद्र में बढ़ती ताकत और स्मार्ट पावर की रणनीति, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। और वो तस्वीर सिर्फ एक साल के बजट के लेखे जोखे की नहीं है। ये 2047 के भारत का एक रोड मैप लगता है। हाँ, ये एक लंबी अवधि की सोच है। विजन 2047 का लक्ष्य भारत को उसकी आजादी के 100वें साल तक एक विकसित भारत बनाना है। इस विजन का आधार क्या है? इसका आधार है तकनीक और सुरक्षा का संगम, और इस तक पहुंचने का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर जाता है। तकनीक, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था, ये त्रिवेणी संगम ही भारत को अगली महाशक्ति बनाने की नींव है। इस विजन के तहत कुछ बहुत बड़ी आकांक्षाएं भी हैं, जैसे रक्षा आयात से मुक्ति। हाँ, यानी हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार से निकलकर एक बड़े हथियार निर्माता और निर्यातक बने। दूसरी बड़ी आकांक्षा है तकनीकी नेतृत्व हासिल करना,
अब तक हम टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता रहे हैं। अब एआई और दूसरी नई तकनीकों में हम उसके निर्माता बनना चाहते हैं, और जाहिर है $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना। जो सुरक्षित सीमाओं और समृद्ध नागरिकों की बुनियाद पर ही पूरा हो सकता है। बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को लेकर भी एक बड़ा बदलाव दिखता है। अब तक भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता था जो वैश्विक नियमों का पालन करता है। अब आकांक्षा एक रूल मेकर यानी नियम निर्माता बनने की है। इसका क्या मतलब है? मतलब जब जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा या वैश्विक व्यापार जैसे मुद्दों पर दुनिया के नियम बन रहे हों, तो भारत सिर्फ उन पर सहमति या असहमति ना जताए, बल्कि उन नियमों को बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए। एक शांति और स्थिरता के गारंटर के रूप में अपनी पहचान बनाना। हाँ, एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में उभरना। तो एक अंतिम निष्कर्ष ये निकलता है कि ये बजट किसी तात्कालिक चुनावी लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक विरासत, एक लेगेसी बनाने की दिशा में एक कदम है। बिल्कुल। इसके कई फैसलों का असर शायद तुरंत ना दिखे, लेकिन ये आने वाले 20-25 सालों में भारत की दिशा तय कर सकते हैं। तो विकसित भारत का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। हाँ, और राह चुनौतियों से भरी है, लेकिन जो रणनीति अपनाई गई है उसकी दिशा स्पष्ट और सुसंगत लगती है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। नमस्कार।